हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के कक्षा में हम लोग हिस्ट्री के सीरीज में अगला चैप्टर आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको गांधी जी का प्रवेश के बारे में मैंने बताया था और उनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स की चर्चा मैंने किया था। आज हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों वो है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस की संभावना काफ़ी प्रबल होता है दोस्तों। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन जो था, इसका जो ड्यूरेशन था वो 1919 से 1922 के बीच में। और ये खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व रखता है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया था, काफ़ी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को अदा किया था। इस दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब हम देखेंगे कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो था वो दोनों में कॉमन बात थी दोस्तों। वो कॉमन बात थी उसका तरीका। जो खिलाफत आंदोलन या सहयोग आंदोलन, दोनों का जो तरीका था वो सेम था, दोनों का जो स्टाइल था वो सेम था। और वह तरीका था अहिंसक असहयोग, मतलब हिंसा नहीं करना है। अहिंसक अहिंसक असहयोग मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब हम आपसे नम्रतापूर्वक कहेंगे कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहूँगा कि मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा, मैं आपका काम नहीं करूँगा, आपसे मैं झगड़ा नहीं करूँगा, आपसे मैं खून खराबा नहीं करूँगा, आपसे मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा कि मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा, मैं आपका साथ नहीं दूँगा, मैं आपका काम नहीं करूँगा। इसी को कहते हैं अहिंसक या हिंसक असहयोग। सहयोग ना करना असहयोग कहलाता है। दोनों आंदोलन की पृष्ठभूमि या कारक, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि आखिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के पीछे कौन कौन से कारक निहित थे। उसकी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई उसके पीछे कौन से कारक जिम्मेवार थे। और यह जब आपको पता होगा तो आप आगे इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, कारक में पहला कारक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। जैसा कि पिछले कक्षा के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आर्थिक स्थिति काफ़ी विकट हो गया था। किसानों की स्थिति दयनीय थी, काफ़ी शिक्षित शहरी बेरोजगार हो गए थे, महंगाई बढ़ गया था। इस परिस्थिति में जो कठिनाइयाँ था, लोग जिस कठिनाइयों का सामना किया वो कहीं ना कहीं एक मौका और एक अवसर के तलाश में थे कि वो प्रोटेस्ट कर सके, आंदोलन कर सके, अपना विरोध कर सके। और उनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जिसमें उन्होंने अपने अंदर के भड़ास को निकालने का काम करते हैं। दूसरा कारक है दोस्तों रॉलेट एक्ट। चूंकि रॉलेट एक्ट जो था एक काला कानून था, और यह काला कानून इसलिए था कि इसमें आपको बिना वकील और बिना दलील कर आप गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब विशेष प्रकार का कानून था, बिना वो क्या कहते हैं शोषण करने वाला कानून था। तो इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया, जिसके अगेंस्ट में भी लोगों में रोष था, लोगों में असंतोष था। और वह असंतोष जो था वो सामने आया आंदोलन के रूप में। तीसरा था पंजाब में मार्शल लॉ का उपयोग। कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, सैन्य शासन लगा दिया गया था, जबरन वहाँ लोगों पे शोषण किया जाता था। तो इस चीज़ से पूरा देश आहत था, इस चीज़ से पूरा देश इस चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में रखा हुआ था।
और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो एक बिल्कुल औपनिवेशिक इतिहास का एक काला धब्बा है। ये ब्रिटिश शासन का एक काला धब्बा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरे जनमानस को, भारतीय जनमानस को झकझोर दिया था। और उसकी जो सिनारियो था, उसका जो सीन था, वो लोगों के मन मस्तिष्क में चल रहा था और वो चाह रहे थे कि इसका फूट कर उसका बाहर आए, और वह आंदोलन के रूप में सामने आया। नेक्स्ट था दोस्तों हंटर कमीशन की सिफारिशें। हंटर कमीशन जो नियुक्त किया गया था, उन्होंने जो सिफारिश दिया, उन्होंने जो सिफारिश किया, उससे सारे लोगों की आंखें खुल गई। और सारे लोग जो अवगत नहीं थे हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, वो जागरूक हो गए, उसमें जागरूकता बढ़ गई। ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था, उसके द्वारा जनरल डायर का जो कृत्य था जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि ये सही है। मतलब जनरल डायर को उन लोगों ने उचित ठहराया, जिससे लोगों को काफ़ी झटका लगा। क्योंकि जो कमीशन था हंटर कमीशन, वो उसको दोषी करार दिया था, लेकिन ब्रिटिश संसद जो है उसको सराहता है, उसको पॉजिटिव मानता है, उसको सही मानता है, जिसके चलते लोगों के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी रोष उत्पन्न हो जाता है। उसके प्रति लोगों में एक भावना बढ़ जाती है कि ये जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारा हित कभी नहीं चाहेगी। क्योंकि ये निर्मम हत्या जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, निर्मम हत्या हुआ था, और इस निर्मम हत्या में डायर को लोग पॉजिटिव सराहाया, सही सराहाया, जिसके चलते लोगों को काफ़ी तकलीफ था, काफ़ी असंतोष था। और एक और पॉइंट इसमें हम लोग ले सकते हैं दोस्तों, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसा कि पिछले कक्षा में मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में बहुत विस्तृत से आपको चर्चा किया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की क्या क्या सिफारिशें थी। उन सिफारिशों में मैंने आपको एक द्वैत शासन पद्धति के बारे में बताया था, डायरकी सिस्टम के बारे में बताया था। जो द्वैत शासन पद्धति जो लाया गया दोस्तों, उसका उद्देश्य सिर्फ था 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसका सिर्फ उद्देश्य था द्वैत शासन पद्धति को लागू करना, उससे जनता को राहत कुछ मिले, जनता को राहत कुछ दिया जाए, ऐसा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में था ही नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि किसी भी तरह से द्वैत शासन पद्धति को लाया जाए, लागू किया जाए, और उन्होंने किया। इसके लिए भी लोगों में असंतोष था। तो ये तमाम कारण है, ये तमाम कारक है जो ये दोनों आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। दोस्तों, आप खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एक तरह से धार्मिक आंदोलन था, लेकिन आखिर हिंदू और मुस्लिम जो कि शुरू में काफ़ी जोश और जुनून के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अपना साथ दिया था, लेकिन बीच में अलगाव की नीति आ गई थी, दोनों वर्ग के लोग अलग अलग हो गए थे। लेकिन खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम का जो राजनीतिक एकीकरण हुआ, दोनों के बीच जो एकीकरण हुआ, आखिर उसके पीछे क्या क्या कारण निहित थे, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर हिंदू मुस्लिम का जो राजनीतिक एकीकरण हुआ, उसके पीछे कारण था पहला लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता के द्वारा मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ, एक गठबंधन हुआ, और वो लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए अपनी प्लानिंग बनाए, अपना रोडमैप तैयार किए। दूसरे, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दोनों वर्गों का सहयोग। जब रॉलेट एक्ट लाया गया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग है, तो काफ़ी इसका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने इसका काफ़ी विरोध किया, दोनों इससे नाराज थे और दोनों ने अपनी अपनी नाराजगी को व्यक्त किया था। तो यह कहीं ना कहीं दोनों को करीब लाने का, साथ लाने का, समीप लाने का कारण बना। फिर कुछ मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान जैसे मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, इन लोगों का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था, इनका जो माइंड था वो ब्रॉडेड माइंड था, इनकी सोच ऊंची था, इनका सोच है जो धर्म और जाति के ऊपर था, और इनके सोच के कारण भी हिंदू मुस्लिम का एक हुए, हिंदू मुस्लिम में एकता कायम हुई और उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ। तो दोस्तों, ये आपका कारण थे जो हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकीकरण के लिए तैयार किया गया, तो उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार किया था। यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं दोस्तों, खिलाफत का मुद्दा। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर खिलाफत का मुद्दा क्या था, खिलाफत आंदोलन अगर हुआ तो क्यों हुआ,
खिलाफत मुद्दा क्या था, इसमें क्या क्या बातें हुई थी, इन तमाम बातों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप बुक से खिलाफत मुद्दा देख कर आएंगे, ताकि मैं समझाऊँगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। मेरा उद्देश्य है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ हेल्प करूं, मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बीच जो कंटेंट लेके मैं आ रहा हूं, उपस्थित हो रहा हूं, वह कंटेंट आपके काम का है, वह कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में आपके फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो निश्चित तौर पर आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।